हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक काइनेमेटिक पैरामीटर्स फ्रॉम अ रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम काइनेमेटिक पैरामीटर्स फ्रॉम अ ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम पर डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने यह सीखा था कि अगर कोई फ्रेम ग्राउंड के स्टैटिक फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ ट्रेवल कर रहा है तो उस फ्रेम और ग्राउंड फ्रेम से किसी पार्टिकल के एक्सेलरेशंस के बीच में क्या रिलेशन डेवलप हो सकता है। ठीक उसी प्रकार आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फ्रेम रोटेट कर रहा है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से तो ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वेशन और उस रोटेटिंग फ्रेम के ऑब्जर्वेशंस में क्या रिलेशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। सो एक बार आप समझें, मान लीजिए एक एक्सिस जिसे मैंने कुछ इस तरह से क्रिएट किया है, इस एक्सिस के अबाउट एक फ्रेम रोटेट कर रहा है। मैं कुछ इस तरह से इस फ्रेम को क्रिएट कर रहा हूं। आप इसे एक रोटेटिंग फ्रेम समझें और इसकी एंगुलर वेलोसिटी को किसी टाइम t इक्वल टू टी पर मैं ओमेगा डिफाइन कर रहा हूं। आप यहां मान सकते हैं कि ओमेगा कांस्टेंट है या टाइम के साथ वेरी कर रहा है। सो हम ओमेगा को कांस्टेंट मान के और वेरिएबल मान के दोनों कंडीशंस में केस पर डिस्कशन करेंगे। सो मान लीजिए ये एक रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है और चूंकि हम ट्रांसलेशन के लिए पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, हम एक ट्रांसलेटिंग फ्रेम और ग्राउंड फ्रेम से दिखने वाले काइनेमेटिक पैरामीटर्स में रिलेशन बना चुके हैं। सो अभी इस केस को एनालाइज करने के लिए मैं इस एक्सिस को ग्राउंड फ्रेम में किसी स्टैटिक एक्सिस की तरह कंसीडर कर रहा हूं। यानी आप मान सकते हैं कि यह एक्सिस ग्राउंड फ्रेम में स्टैटिक एक्सिस है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यह फ्रेम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। सो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर एक पोजीशन वेक्टर क्रिएट किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि हमने चूंकि इस रोटेटिंग फ्रेम के एक्सिस को और ग्राउंड फ्रेम के एक्सिस को सिमिलर माना है तो आप इस पोजीशन वेक्टर को r या r' दोनों ही तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे r वेक्टर के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूं। अब मान लीजिए ये फ्रेम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से किसी इंस्टेंट पर रोटेट कर रहा है तो क्लियरली ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने पर इस फ्रेम के किसी पार्टिकल को इस एंगुलर वेलोसिटी के कारण एक डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। आप समझ सकते हैं। सो एक डिस्प्लेसमेंट इस एंगुलर वेलोसिटी के कारण पार्टिकल को मिलेगा और अगर इस फ्रेम में कोई पार्टिकल इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव भी कर रहा है तो उस मोशन के कारण उसमें एक डिस्प्लेसमेंट और डेवलप होगा। सो केस को कुछ इस तरह समझें, मान लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमने वाले इस पार्टिकल को इस फ्रेम के रोटेशन के कारण एक डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में मिल रहा है और चूंकि हम जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रॉस आर वेक्टर से प्रेजेंट किया जाता है। सो मैं इस डिस्प्लेसमेंट को डी फाई वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से लिख रहा हूं। हम इस डिस्कशन को पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अपनी पिछली क्लिप में हम एंगल के इस रिलेशन पर काफी डिस्कशन कर चुके हैं। आप उन क्लिप्स में इस फॉर्मूले को समझने के लिए एनालिसिस कर सकते हैं। अब ध्यान दें कि अगर पार्टिकल इस फ्रेम पर रेस्ट में है तो यही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन अगर पार्टिकल इस रोटेटिंग फ्रेम में मूव कर रहा है तो उसके मूवमेंट के कारण उसमें एक डिस्प्लेसमेंट और डेवलप होगा। सो अगर मैं ये मान लूं कि ये पार्टिकल v' वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके डिस्प्लेसमेंट को
इस फ्रेम में एक दूसरे डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट की हेल्प से लिखा जाएगा, जो कि v डैश वेक्टर इंटू dt होना चाहिए। सो इस पार्टिकल के ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट को इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स की हेल्प से लिखा जा सकेगा। यहां पर आप ध्यान दें, मैं ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट को dr वेक्टर इक्वल टू v डैश वेक्टर dt प्लस d फाई वेक्टर क्रॉस r वेक्टर से प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर आप समझ लें पहले कि इस रोटेटिंग फ्रेम के ओमेगा के कारण एक डिस्प्लेसमेंट डेवलप हो रहा है, और चूंकि ये पार्टिकल इस रोटेटिंग फ्रेम में मूव कर रहा है तो इसके मोशन के कारण v डैश dt डिस्प्लेसमेंट डेवलप हो रहा है। यहां पर क्लियर है कि अगर किसी रोटेटिंग फ्रेम में एक पार्टिकल रेस्ट में होगा तो ये v डैश dt का टर्म इस डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, और उस केस में dr वेक्टर को हम d फाई वेक्टर क्रॉस r वेक्टर लिख पाएंगे। लेकिन चूंकि पार्टिकल इस फ्रेम में ट्रेवल भी कर रहा है और इसकी वेलोसिटी को इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में v डैश बताया जा रहा है, सो v डैश dt डिस्प्लेसमेंट के एड ऑन करने के बाद इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर इक्वल टू v डैश वेक्टर dt प्लस d फाई वेक्टर क्रॉस r वेक्टर से दिया जाएगा। अब ध्यान से समझें कि अगर इस इक्वेशन को dt टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया जाए, यहां पर ध्यान दें कि ये पूरा केस एक इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए डिस्कस किया जा रहा था, और यही वजह है कि सभी टर्म्स को कैलकुलस में बनने वाले स्मॉल एलिमेंट्री टर्म्स के रूप में लिया जा रहा है। सो इस स्मॉल टाइम dt से अगर इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए तो ये इक्वेशन बन जाएगी dr वेक्टर बाय dt इक्वल टू v डैश वेक्टर प्लस d फाई वेक्टर बाय dt क्रॉस r वेक्टर। और आप जानते हैं कि d फाई बाय dt को ओमेगा लिखा जा सकता है। अब यहां पर ध्यान दें, कई बार स्टूडेंट ये कंफ्यूजन करता है कि सर अगर ओमेगा कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तो उस केस में भी क्या हम d फाई बाय dt को ओमेगा लिख पाएंगे? तो ध्यान दें, उस केस में भी d फाई बाय dt ओमेगा होगा, लेकिन ओमेगा डिफरेंट इंस्टेंट पे डिफरेंट होगा। सो आपको सही ओमेगा पिक करना होगा, उस टाइम का ओमेगा पिक करना होगा जिस टाइम t बराबर t पर आप डिस्कशन कर रहे हैं। सो यहां पर ध्यान दें कि अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो इस तरह की डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम d फाई बाय dt को ओमेगा वेक्टर लिख पाएंगे। लेकिन अगर टाइम t बराबर t पर इसकी वैल्यू ओमेगा वेक्टर है और यह बताया जा रहा है कि ओमेगा वेरी कर रहा है, तो फिर उस केस में हमें जिस इंस्टेंट के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उस इंस्टेंट का ओमेगा लिखना होगा। सो दोनों ही स्थितियों में मैं इसे ओमेगा वेक्टर लिख सकता हूं। सो ये इक्वेशन बनेगा v वेक्टर इक्वल टू v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। सो कुछ इस तरह से ग्राउंड फ्रेम से मेजर्ड वेलोसिटी और इस रोटेटिंग फ्रेम में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो ऑब्जर्व की गई है उनको आपस में रिलेट किया जा सकता है। सो ये रिलेशन एप्लीकेबल होगा उस केस में जब कोई पार्टिकल एक रोटेटिंग फ्रेम में ट्रांसलेट कर रहा हो। दो बातें यहां पर ध्यान दें। पहली बात कि अगर इस पार्टिकल को इस रोटेटिंग फ्रेम में रेस्ट में रखा जा रहा है तो इस v डैश टर्म को जीरो करके v का वैल्यू ओमेगा क्रॉस r के इक्वल आ जाएगा। और दूसरा केस कि अगर ये एक्सेस जिसके अबाउट ये फ्रेम रोटेट कर रहा है ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी वेलोसिटी से मोशन करने लगे, तो फिर इस आउटकम में वो चेंजेस हमें इन्वॉल्व करने होंगे जो हमने अपनी पिछली क्लिप में डिस्कस किए थे जब हमने काइनेमेटिक पैरामीटर्स फ्रॉम ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम पे डिस्कस किया था। यानी मैं कहना चाहता हूं कि हमने इस केस में इस एक्सिस को और ग्राउंड एक्सिस को सिमिलर मान लिया है, लेकिन अगर इस रोटेटिंग फ्रेम का एक्सिस ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में मोशन भी करे और उस वेलोसिटी वेक्टर को मैं v नॉट वेक्टर से शो करूं, तो उस सुपर केस में आपका आउटकम v वेक्टर ओवरऑल इक्वल टू v नॉट वेक्टर प्लस v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस r वेक्टर से दिया जाएगा।
सो कुछ इस तरह से आप अपना आउटकम लिख पाएंगे उस केस के लिए जब ये रोटेटिंग फ्रेम जिस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो एक्सिस भी ट्रांसलेट कर रहा हो। सो इस सुपर केस को हम अपने डिस्कशन में इन्वॉल्व करके चलेंगे, क्योंकि हम इस डिस्कशन को पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम फोकस कर रहे हैं केवल इसके रोटेशन पर, लेकिन रोटेशन पर डिस्कशन करने के बाद इस V नॉट को इन्वॉल्व करके हम इस तरह का ओवरऑल आउटकम दे सकते हैं। एक बार फाइनली समझ लें कि इस आउटकम में V वेक्टर प्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, V नॉट वेक्टर प्रेजेंट कर रहा है इस एक्सिस की वेलोसिटी को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाए गए किसी फिक्स्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, V डैश वेक्टर प्रेजेंट कर रहा है इस रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर को, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है किसी टाइम t बराबर t पर, उस केस में जब ये वेरी कर रही है। अदरवाइज अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो आप इसे ओमेगा ही लिखें। क्रॉस r वेक्टर पोजीशन वेक्टर है किसी पार्टिकल की पोजीशन का किसी टाइम t बराबर t पर। सो इस तरह से वेलोसिटी को रिलेट किया जा सकेगा दो अलग अलग फ्रेम में। आगे बढ़े इससे वापस इस इक्वेशन नंबर 1 पे आए। यहां पर ध्यान दें कि ये सुपर केस हमने उस केस के लिए बनाया है जब ये एक्सिस ट्रेवल कर रहा हो। ऐसा ही सुपर केस हम आगे भी डेवलप करेंगे, तो इस पे आप ध्यान देते रहे। मैं इसे एक बॉक्स में लिख दे रहा हूं ताकि आप इसे एक सुपर फॉर्मूले के रूप में याद कर सकें। इस फॉर्मूले में ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को इन्वॉल्व कर दिया गया है। अब ध्यान दें, अगर हम इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करें, सेल्फ डिफरेंशिएशन करें इसका दोनों तरफ, तो हमें इक्वेशन मिलेगी dv वेक्टर इक्वल टू dv डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर। कुछ इस तरह का आउटकम आएगा dv वेक्टर के लिए अगर हम ओमेगा को कांस्टेंट मान लें, लेकिन अगर हम ओमेगा को वेरिएबल माने तो उस केस में एक टर्म और इन्वॉल्व होगा जिसे हम लिख सकते हैं d ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। सो कुछ इस तरह से आप अपना आउटकम लिख पाएंगे उस केस के लिए जब ओमेगा वेरी करेगा। अदरवाइज ओमेगा के कांस्टेंट रहने पर आप अपना आउटकम कुछ इस तरह से लिख पाएंगे। अब इस आउटकम को कंप्लीटेशन तक पहुंचाने के लिए, इसे एक्सेलरेशन वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले इस dv डैश वेक्टर को एनालाइज करना होगा। सो ध्यान दें कि जिस तरह से हमने पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर के हेल्प से डिस्प्लेसमेंट्स को कैलकुलेट किया और उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट किया, ठीक वैसा ही कैलकुलेशन अगर हम पार्टिकल की रोटेटिंग फ्रेम से दिखने वाली वेलोसिटी के लिए करें तो क्या आउटकम मिलेगा। एक बार आप उस बात को समझें। यहां पर आप ध्यान दें कि अगर मैं इस r वेक्टर को v डैश वेक्टर से रिप्लेस करूं, मैं इसी डायग्राम में इसको कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि आप एसोसिएट कर सकें दोनों डायग्राम्स को और समझ सकें कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जा सकेगी वेलोसिटी वेक्टर के लिए भी जो हमने क्रिएट की है पोजीशन वेक्टर के लिए। सो अगर मैं इस r वेक्टर को v डैश वेक्टर से चेंज करूं, यहां पर एक बात पे और ध्यान दें कि इस वेक्टर को v डैश वेक्टर बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं। इसको आप थोड़ा डीपली समझें कि डायग्राम के अकॉर्डिंगली तो यह r वेक्टर ही है, लेकिन हम जानते हैं कि जिस तरह का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए क्रिएट किया जा सकता है, ठीक वैसा ही रिलेशन एसोसिएटेड टर्म्स यूज करके वेलोसिटी के लिए भी क्रिएट किया जा सकता है। सो इस डायग्राम में हम केवल v डैश वेक्टर और उससे एसोसिएटेड टर्म्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप ऐसा ना समझें कि मैं r वेक्टर को चेंज करके v डैश वेक्टर लिख दे रहा हूं। मैं केवल r वेक्टर जैसा एक आउटकम v डैश वेक्टर के लिए बनाना चाहता हूं। सो मान लीजिए ये वेक्टर v डैश वेक्टर है। सो क्लियरली इस फ्रेम के रोटेट होने के कारण इस v डैश वेक्टर से एसोसिएटेड वेक्टर जो कि डिस्प्लेसमेंट के लिए d फाई क्रॉस r था, v डैश वेक्टर के लिए d फाई क्रॉस v डैश वेक्टर बन जाएगा।
और जो टर्म v डैश dt प्रेजेंट कर रहा था उस डिस्प्लेसमेंट को जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अपनी वेलोसिटी के कारण, सो वैसा ही टर्म बन जाएगा एक्सेलरेशन के टर्म में। अगर मैं ये कहूं कि इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल के पास a डैश एक्सेलरेशन भी है, सो इस टर्म को मैं रिप्लेस कर रहा हूं एक नए टर्म से जिसे मैं a डैश वेक्टर dt कह सकता हूं। सो जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए dr वेक्टर इक्वल टू v डैश dt प्लस d फाई क्रॉस r वेक्टर के रूप में दिया जा रहा था, वैसा ही रिलेशन अगर वेलोसिटी v डैश के लिए दिया जाए तो वो होगा dv डैश वेक्टर इक्वल टू a डैश वेक्टर dt प्लस d फाई वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर। सो ध्यान दें यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसा ही रिलेशन वेलोसिटी वेक्टर के लिए भी क्रिएट कर दिया है। अब इस dv डैश वेक्टर को अगर रिप्लेस किया जाए इस इक्वेशन में तो हम ये पता लगा पाएंगे कि ग्राउंड फ्रेम से जो वेलोसिटी में चेंजेस देखे जाएंगे वो किस तरह कनेक्ट होंगे अदर पैरामीटर्स से। सो dv डैश वेक्टर की वैल्यू इसमें पुट करने पर मुझे आउटकम मिलेगा dv वेक्टर इक्वल टू a डैश वेक्टर dt प्लस d फाई वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर प्लस डी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। सो कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जा सकेगा डीवी वेक्टर को ए डैश वेक्टर से, जहां ए डैश वेक्टर इस रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल के एक्सेलरेशन को कहा जा रहा है। यहां पर आप क्लियरली समझें कि इस रोटेटिंग फ्रेम से अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v डैश नजर आ रही है तो वो वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर को v इक्वल टू v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r वेक्टर नजर आएगी। ठीक इसी प्रकार दूसरे स्टेप में हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन रोटेटिंग फ्रेम से a डैश वेक्टर के रूप में देखा जा रहा है अगर उसे ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व किया जाए तो वो कितना नजर आएगा। सो इस dv वेक्टर की वैल्यू पुट करने के बाद कुछ इस तरह का आउटकम मिला है। आगे बढ़ने से पहले मैं इस डायग्राम को एक बार फिर से इसके ओरिजिनल डायग्राम में कन्वर्ट कर दे रहा हूं ताकि आप किसी प्रकार का कंफ्यूजन महसूस न करें। यह डायग्राम उस पार्टिकल की पोजीशन और रोटेटिंग फ्रेम को शो करने के लिए बनाया गया था। डायग्राम में चेंज केवल यह समझाने के लिए किए गए थे कि जैसा रिलेशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए बनाया जाता है वेलोसिटी के टर्म में, ठीक वैसा ही रिलेशन वेलोसिटी वेक्टर के लिए बनाया जा सकता है एक्सेलरेशन के टर्म में। सो उस रिलेशन को हमने पता लगा लिया है, यहां अप्लाई कर दिया है और अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। आप ध्यान से देखें, ये सब आप समझ चुके हैं, सो मैं इसे यहां से हटा रहा हूं। अब ध्यान दें कि वैल्यूज अप्लाई करने के बाद जो आउटकम मुझे मिला है, अगर मैं इस आउटकम में dt वैल्यू से डिवाइड कर दूं जो कि टाइम इंटरवल को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये बनेगा a वेक्टर, यहां पर dv वेक्टर बाय dt को a वेक्टर लिखा गया है और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं। फर्स्ट टर्म जो राइट साइड लिखे गए हैं उनमें dt से डिवाइड होने के बाद बनने वाला टर्म होगा a डैश वेक्टर और ये टर्म dt वेक्टर से डिवाइड करने के बाद बनेगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर। यहां पर आप ध्यान देते रहें कि d फाई वेक्टर बाय dt को ओमेगा वेक्टर कहा जा रहा है, ये उस इंस्टेंट का ओमेगा होगा जिस इंस्टेंट के लिए इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। एक बात यहां पर ध्यान दें, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो ये डिस्कशन आगे नहीं बढ़ेगा। ओमेगा को आप d फाई बाय dt वेक्टर को आप ओमेगा लिख पाएंगे, लेकिन अगर ओमेगा वेरी कर रहा है तो उस केस में यह बताना जरूरी होगा कि आप उस इंस्टेंट का ओमेगा लिख रहे हैं जिस इंस्टेंट के लिए प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है। सो ये टर्म बनेगा ओमेगा क्रॉस v डैश वेक्टर, ये टर्म बन जाएगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर बाय dt, यानी ये होगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। यहां पर आप ध्यान दें कि dr वेक्टर बाय dt को v वेक्टर लिखा जा सकता है
और इस टर्म को हम लिख पाएंगे अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यहां पर डी ओमेगा वेक्टर बाई डी टी को अल्फा वेक्टर से प्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि इस रोटेटिंग फ्रेम के एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर को प्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान दें, v वेक्टर को अगर इस इक्वेशन 1 की हेल्प से चेंज कर दिया जाए तो ये आउटकम क्या बनेगा, एक बार ध्यान से देखें। ये बनेगा a वेक्टर इक्वल टू a डैश वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस r वेक्टर, और एक टर्म अल्फा क्रॉस r वेक्टर भी इन्वॉल्व है इस डिस्कशन में। सो ये आउटकम कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, और अब इसे मैं फाइनल कर रहा हूं। एक फाइनल लाइन और मुझे लिखनी होगी, तो ये बनेगा a वेक्टर इक्वल टू a डैश वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस v डैश वेक्टर 2 टाइम्स। आप देख पा रहे हैं कि ओमेगा क्रॉस v डैश का एक टर्म ये है और ओमेगा क्रॉस v डैश वेक्टर का एक टर्म इस ब्रैकेट से बाहर आ सकता है, और दूसरे टर्म के रूप में जो टर्म हमें मिलेगा वो होगा ओमेगा क्रॉस r वेक्टर, और इसके बाद अल्फा क्रॉस r वेक्टर। सो कुछ इस तरह से एक्सेलरेशन वेक्टर को प्रेजेंट किया जाएगा उस केस में जब एक रोटेटिंग फ्रेम से ऑब्जर्व्ड एक्सेलरेशन की वैल्यू a डैश वेक्टर होगी और रोटेटिंग फ्रेम की एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा और अल्फा होंगे। एक बात यहां पर ध्यान दें कि अगर रोटेटिंग फ्रेम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो उस केस में इस लास्ट टर्म को जीरो करने के बाद जो आउटकम रहेगा वो होगा a वेक्टर इक्वल टू a डैश वेक्टर प्लस 2 ओमेगा क्रॉस v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। सो अल्फा को रिमूव करने के बाद कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिलेगा। अब ध्यान दें इस बात पे कि ये रिलेशन उस केस में क्रिएट किया गया है जब हमने ये माना है कि इस एक्सिस को ट्रांसलेट नहीं कराया जा रहा है जिसके अबाउट ये फ्रेम रोटेट कर रहा है। हमने इस एक्सिस को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टैटिक मान के ये आउटकम निकाला है। तो सुपर केस के रूप में मैं बता देना चाहूंगा कि अगर ये एक्सिस भी एक्सेलरेट हो रहा होता, जैसे पिछले वेलोसिटी के केस में सुपर केस के रूप में एक v नॉट को एड ऑन किया गया था, ये बताने के लिए कि कभी अगर ये एक्सिस भी मूव करने लगे ग्राउंड एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो आउटकम कैसा आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर ये एक्सिस a नॉट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होने लगे तो फिर उस केस में इस a नॉट एक्सेलरेशन वेक्टर को भी अपने आउटकम में एसोसिएट करना होगा। और ये डिस्कशन हम अपनी पिछली क्लिप में जब हमने काइनेमेटिक पैरामीटर्स फ्रॉम ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम पढ़ाया था डिस्कशन कर चुके हैं। इस बात पर हम चर्चा कर चुके हैं कि ऐसे केसेस में उस a नॉट एक्सेलरेशन वेक्टर को भी इस आउटकम में इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। सो उस a नॉट वेक्टर को इन्वॉल्व करने के बाद जो आउटकम हमें मिलेगा एक बार आप उसे समझें। मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, ये आप समझ चुके हैं। सो a नॉट वेक्टर को इन्वॉल्व करने के बाद यह आउटकम कुछ इस तरह का बनेगा। आप ध्यान से देखें, a वेक्टर इक्वल टू a नॉट वेक्टर प्लस a डैश वेक्टर प्लस 2 मल्टीपल ऑफ ओमेगा क्रॉस v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। सो कुछ ऐसा आउटकम दिया जाएगा उस केस में जब हम a नॉट वेक्टर को भी इन्वॉल्व करेंगे। सो अब यह आउटकम उन केसेस को सॉल्व करेगा जिसमें एक ट्रांसलेशनल मोशन करने वाले एक्सेलरेटेड एक्सिस के अबाउट एक फ्रेम रोटेट भी कर रहा हो। सो रोटेशन, ट्रांसलेशन, सभी प्रकार की कंडीशंस को इन्वॉल्व करके फाइनल आउटकम कुछ इस तरह का मिलेगा एक्सेलरेशन के लिए। सो एक्सेलरेशन वेक्टर को a नॉट वेक्टर प्लस a डैश वेक्टर प्लस 2 ओमेगा क्रॉस v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर से दिया जा सकता है। जो आउटकम आपको एक्सेलरेशन के लिए मिला है
इसमें आने वाले टर्म्स में एक बार बता दूं, इसमें ए वेक्टर ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व्ड एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, ए नॉट वेक्टर इस ट्रांसलेटिंग फ्रेम का जिसके अबाउट फ्रेम रोटेट कर रहा है का एक्सेलरेशन वेक्टर है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ए डैश वेक्टर उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर है जो रोटेटिंग फ्रेम में एक्सेलरेट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को शो कर रहा है, आप देख सकते हैं वी डैश उस पार्टिकल की वेलोसिटी है जो रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखी गई है, और आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर के रूप में डिफाइन किया गया है। सो कुछ इस तरह से एक्सेलरेशन को आप प्रेजेंट कर पाएंगे। हम यहां देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन के इस एक्सप्रेशन में आने वाले टर्म्स में दो टर्म नए इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स को एसोसिएट करके बनाए गए हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि इन्वॉल्व होने वाले इस टर्म 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर को कोरियोलिस एक्सेलरेशन के रूप में जाना जाता है। इस टर्म को कोरियोलिस एक्सेलरेशन के रूप में जाना जाता है, और ऐसा टर्म तब इन्वॉल्व होता है जब आप रोटेटिंग फ्रेम से मेजर्ड एक्सेलरेशन को ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। आप ये जानते हैं कि दो अलग अलग फ्रेम से सिमिलर क्वांटिटी को डिफरेंट मेजर किया जाता है, तो उस मेजरमेंट में डिफरेंट पैरामीटर्स को कनेक्ट करने के लिए इन्वॉल्व होने वाले टर्म्स के रूप में जो नए टर्म आते हैं, इस फॉर्मूले में वो दो टर्म, एक तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन है और दूसरा टर्म जो आप यहां देख पा रहे हैं इसे एक्जिपिटल एक्सेलरेशन के रूप में जाना जाता है। सो कुछ इस तरह से कोरियोलिस एक्सेलरेशन और एक्जिपेटल एक्सेलरेशन को समझा जा सकता है। ये दो प्रकार के एक्सेलरेशन तब इन्वॉल्व किए जाते हैं आउटकम में जब आपको दो अलग अलग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम और ग्राउंड फ्रेम से आने वाले पैरामीटर्स को एसोसिएट करना होता है। सो इस फॉर्मूले से आप ग्राउंड फ्रेम और रोटेटिंग फ्रेम को कनेक्ट कर पाएंगे, और ऐसा ही फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए इससे पहले मैंने समझाया था, जो कि कुछ इस तरह था, वी वेक्टर इक्वल टू वी नॉट वेक्टर प्लस वी डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। एक बात यहां पर और ध्यान दें, कोरियोलिस एक्सेलरेशन के रूप में आने वाला टर्म 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर है, और एक्जिपिटल एक्सेलरेशन के रूप में आने वाला टर्म ओमेगा क्रॉस आर है। इस टर्म को देख करके आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ इसे कंपेयर ना करें। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल से रिलेटेड टर्म है, जबकि यह टर्म इन्वॉल्व हुआ है एक रोटेटिंग फ्रेम में पार्टिकल के मोशन के कारण। सो ये एक्जिपिटल एक्सेलरेशन है, और सर्कुलर मोशन में जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। एक बात यहां पर और ध्यान दें, मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, इसे आप समझ चुके हैं। जो एक्जिपिटल एक्सेलरेशन के रूप में हमें टर्म मिल रहा है, जिसे मैं ए एक्जिपिटल से प्रेजेंट कर रहा हूं, सो अगर इस टर्म को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से ओपन किया जाए तो यह टर्म कुछ इस तरह से बनेगा। आप ध्यान से देखें, यह बनेगा ओमेगा डॉट आर ओमेगा वेक्टर माइनस ओमेगा डॉट ओमेगा आर वेक्टर। आप यहां पर जानते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से इस आउटकम को लिखा जा सकता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूले को समझने के लिए आप उस क्लिप को स्टडी कर सकते हैं जो हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से स्पेशली बनाई हुई है। सो अब अगर इस फॉर्मूले को मैं सॉल्व करूं तो जो आउटकम मुझे मिलेगा, एक बार आप उसे समझें। ओमेगा वेक्टर डॉट आर वेक्टर, यानी आपको ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर को सॉल्व करना है डॉट प्रोडक्ट के रूप में। अगर मैं इन दोनों के बीच के एंगल को थीटा डिफाइन करूं तो आप इसे ओमेगा मैग्नीट्यूड आर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, और ओमेगा वेक्टर को अगर डायरेक्शन वेक्टर और मैग्नीट्यूड के रूप में अलग अलग कर दिया जाए तो आप इसे ओमेगा कैप और ओमेगा मॉड के रूप में समझ सकते हैं। यानी मैं इसे ओमेगा मॉड स्क्वायर ओमेगा कैप लिख दे रहा हूं, आप ध्यान देते रहे इसमें।
माइनस ओमेगा डॉट ओमेगा को ओमेगा मॉड स्क्वायर लिखा जा सकता है और इसके साथ एक आर वेक्टर टर्म इन्वॉल्व है। और अब अगर इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में से ओमेगा मॉड स्क्वायर को मैं कॉमन लूं तो इसे कॉमन लेने के बाद जो आउटकम बनेगा एक बार आप उसे समझें, इसे मैं यहां से हटा दे रहा हूं। वो आउटकम होगा ए एक्जिपिटल इक्वल टू ओमेगा मॉड स्क्वायर विथ निगेटिव साइन। यहां पर ध्यान दें, मैं माइनस साइन को ओमेगा मॉड स्क्वायर के साथ कॉमन ले रहा हूं ताकि यह आर वेक्टर इस वेक्टर से पहले लिखा जा सके, माइनस आर कॉस थीटा ओमेगा यूनिट वेक्टर। कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिलेगा अगर हम इन टर्म्स में से ओमेगा मॉड स्क्वायर को कॉमन ले लें। और अब ध्यान दें, ये जो टर्म आप देख पा रहे हैं आर मॉड्यूलस कॉस थीटा, इसे आप इस आर वेक्टर के कॉस थीटा कंपोनेंट के रूप में कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, यानी आर मॉड कॉस थीटा आप इस मैग्नीट्यूड को मान सकते हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि ये आर कॉस थीटा ओमेगा कैप के साथ लिखा गया है, यानी ये इस वेक्टर को विद डायरेक्शन प्रेजेंट कर रहा है। सो आप क्लियरली समझें कि ये सेकेंड टर्म जो इस ब्रैकेट में आ रहा है ये इस डायग्राम के इस वेक्टर को प्रेजेंट कर रहा है और इसमें आने वाला आर वेक्टर टर्म इस वेक्टर को प्रेजेंट कर रहा है। सो ट्रायंगल लॉ से हम इस वेक्टर और इस वेक्टर के डिफरेंस को इस नए वेक्टर के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। सो आउटवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म करने वाले इस वेक्टर को अगर मैं रो वेक्टर के रूप में प्रेजेंट करूं तो रो वेक्टर के रूप में इसे प्रेजेंट करने पर हम इस आउटकम को लिख पाएंगे माइनस ओमेगा मॉड स्क्वायर रो वेक्टर। सो कुछ इस तरह से एक्जिपिटल एक्सेलरेशन को दिया जाता है। आप जानते हैं कि एक्जिपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होना चाहिए, इसका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होना चाहिए और क्लियरली रो डैश वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड है विद अ नेगेटिव साइन, तो आप समझ सकते हैं कि इसका डायरेक्शन इनवर्ड ही है। सो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप अपने आउटकम को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, यानी तब आप अपना आउटकम लिख पाएंगे ए वेक्टर इक्वल टू ए नॉट वेक्टर प्लस ए डैश वेक्टर प्लस 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस के प्लेस में माइनस आ जाएगा, सो माइनस ओमेगा मॉड स्क्वायर इंटू रो वेक्टर। यहां पर आप ध्यान दें माइनस साइन के साथ इस पूरे टर्म को एक्जिपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। इसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा क्योंकि रो वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड है। सो इस तरह से आप एक्जिपिटल एक्सेलरेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। जो दो आउटकम आपने निकाले हैं अगर आप उन आउटकम्स को चेंज करना चाहें तो आपको ये सभी टर्म लेफ्ट साइड शिफ्ट करने होंगे। ऐसे में जो फॉर्मूला बनेगा आप उसे समझ सकते हैं, वो होगा ए डैश वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ए नॉट वेक्टर माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर माइनस ओमेगा क्रॉस आर। और अगर आपने माइनस ओमेगा मॉड स्क्वायर रो लिखा होगा तो उस साइड जाके वो टर्म प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरह से आप रोटेटिंग फ्रेम से मेजर किए गए एक्सेलरेशन और ग्राउंड फ्रेम से मेजर किए गए एक्सेलरेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। सो डिफरेंट एस्पेक्ट जो इस आउटकम में हो सकते हैं मैंने सब आपके सामने रख दिए हैं। मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह के टर्म कोरियोलिस एक्सेलरेशन और एक्जिपिटल एक्सेलरेशन का इन्वॉल्वमेंट तब होता है जब किसी रोटेटिंग फ्रेम से देखे गए एक्सेलरेशन को आप ग्राउंड फ्रेम से देखे गए एक्सेलरेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के टर्म इन्वॉल्व नहीं होते हैं जब आप ट्रांसलेशन से रिलेटेड एसोसिएशन करते हैं। जब एक फ्रेम ट्रांसलेटेड मोशन करता है और ग्राउंड फ्रेम से आप उस फ्रेम के किसी एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं तो इस तरह के टर्म इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इन टर्म का इन्वॉल्वमेंट केवल रोटेशन केसेस में होता है। जब एक फ्रेम रोटेट कर रहा होता है तो दूसरे फ्रेम से मेजर किया गया एक्सेलरेशन उस रोटेटिंग फ्रेम के एक्सेलरेशन से डिफर करता है और उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इस प्रकार के टर्म को इन्वॉल्व करना पड़ता है। सो कोरियोलिस एक्सेलरेशन और एक्जिपिटल एक्सेलरेशन फ्रेम की डिपेंडेंसी से जनरेट होने वाले टर्म हैं। रोटेटिंग फ्रेम इन टर्म्स के आने की वजह है इस आउटकम में। इस तरह से आप इस पूरे आर्टिकल को समझ सकते हैं। एक बात जो मैंने बताई उसे आप समझें कि सर्कुलर मोशन में आने वाले सेंट्रीपिटल से
आप इसे लुक वाइज कंपेयर ना करें, ये टर्म दिखने में बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इस इक्वेशन में इस टर्म के आने की वजह रोटेटिंग फ्रेम है। जबकि सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल जब ट्रेवल करता है तो उसमें आने वाला सेंट्रीपिटल टर्म उस पार्टिकल के एक्सेलरेशन में आने वाला बेसिक टर्म है। तो इस तरह से आप इस पूरे आर्टिकल को समझ सकते हैं। थैंक यू।